गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की वर्तमान भारतीय समाज एवं प्राथमिक शिक्षा के क्लासेस जो है शुरू कर चुके हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा के बारे में। तो मध्यकालीन शिक्षा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी गुण या विशेषताएं क्या है, उसके दोष क्या है और कुछ और भी टॉपिक जो संस्कार इसके अंतर्गत होते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जो डीएलएड कर रहे हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फटाफट देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा के बारे में। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं खींचेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ही डिस्कस करें। तो मध्यकालीन शिक्षा सबसे पहले जान लीजिए कि जो मध्यकालीन शिक्षा है उसको हम लोग मुगल कालीन शिक्षा भी कहते हैं या फिर आप इसे इस्लाम कालीन शिक्षा भी कह सकते हैं। तीनों चीज़ें एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अब क्या है ये मुगल कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा, यानी ये कब आया? तो भारतीय सभ्यता संस्कृति हमेशा से ही क्या है, विदेशी आक्रांताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। यानी जो भारतीय हमारी सभ्यता है, हमारी जो संस्कृतियां हैं वो हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचती रही हैं। तो जो भी विदेशी आक्रांत थे, यानी जो विदेशी लोग थे जो यहाँ पे आना चाहते थे, भारत में रहना चाहते थे, उनके लिए भारत हमेशा से जो है आकर्षण का केंद्र रही है उन लोगों के लिए। और जब वो आए, ठीक है, यानी जब भी कोई व्यक्ति आता है या जो लोग यहाँ पर आए भारत में, वो लोग मतलब अपने साथ साथ अपनी जो संस्कृति थी, अपनी जो परंपरा थी उसको भी भारत में लेके आए। तो वो चाहते थे कि उनके हिसाब से चीज़ें भारत में बदले। तो शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। यानी वो लोग चाहते थे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी थोड़ी चेंजेज हो, या शिक्षा व्यवस्था में ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि उनके हिसाब से सही थी। तो इन विदेशी आक्रांताओं के साथ ही उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति का भी भारत में आगमन हुआ। मतलब उनकी संस्कृति भी, उनकी परंपरा भी उनके साथ साथ भारत में आ गई। अब उसका प्रभाव उस समय की, यानी तत्कालीन मतलब उस समय की, ठीक है, उस समय की शिक्षा व्यवस्था भी, उनकी जो परंपरा थी, उनकी जो संस्कृति थी या वो लोग जो थे उनकी वजह से हम उस समय की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई। लगभग अगर हम बात करें तो 550 वर्षों तक मुसलमानों का भारत पर आधिपत्य रहा, मतलब उनका अधिकार रहा, यानी उन्होंने यहाँ पर राज किया। 550 साल तक वो लोग भारत में रहे। हमारा एक देश ऐसा था जिसे एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उनके जाने के बाद हमारे भारत की क्या कंडीशन थी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो लगभग 550 वर्षों यानी 550 वर्षों तक मुसलमानों का भारत पर आधिपत्य रहा। यानी जो मुगल कालीन वंश जो थे, यानी मुगल कालीन जो राजा थे, आपने देखा होगा, चाहे वो हुमायूं हो गए, चाहे वो शाहजहाँ, शेरशाह, मतलब शेरशाह नहीं, सॉरी, सब आपके बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, शाहजहाँ हो गए। तो इस तरह से उन लोगों का पूरा एक वंश ही आगे बढ़ता रहा और 550 वर्षों तक इस तरह से मुगल मुसलमानों का जो है भारत पर आधिपत्य रहा, मतलब अधिकार रहा। उन्होंने यहाँ एक नई शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया। यानी अब वो यहाँ पर चाहते थे कि नई तरह की शिक्षा प्रणाली आए और उसके हिसाब से उन्होंने एक नई शिक्षा प्रणाली का जो है यहाँ पे सूत्रपात किया, और उस शिक्षा प्रणाली को ही मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये मध्यकालीन शिक्षा क्या थी या मुगल कालीन शिक्षा क्या थी। तो अब आप इतना तक जो है लिख पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके उद्देश्यों की तरफ बढ़ते हैं आगे कि इसके क्या उद्देश्य थे। तो इसमें जो पहला उद्देश्य था वो था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। यानी क्योंकि इस्लामिक लोग थे तो वो चाहते थे कि उनका धर्म जो है फैले, लोगों तक उनका धर्म जो है जाए और लोग अब उनके धर्म को अपनाएं। तो इसके लिए ज़रूरी था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो उस समय का जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आप कह लीजिए कि वो था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, मतलब इस्लाम को पहुँचाना, दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाना। दूसरा है अच्छे चरित्र निर्माण पर बल। ठीक है, यहाँ पे बाल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बल। तो इसको सही कर लीजिएगा, ये होगा बल। तो वो लोग चाहते थे, वो लोग अपनी शिक्षा में ये चाहते थे कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए उससे क्या हो, बच्चों का चरित्र निर्माण अच्छा हो, मतलब अच्छे चरित्र जो है उनके अंदर विकसित किए जाए। तो ये भी उस समय शिक्षा का उद्देश्य था। तीसरा था मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। तो वो चाहते थे कि वो जो मुस्लिम संस्कृति है उनकी, उसका भी प्रचार हो।
यानी इस्लाम का तो प्रचार प्रसार हो, यानी लोग इस्लाम धर्म को अपनाएं, वो तो था ही, लेकिन दूसरा ये भी था कि जो लोगों की मुस्लिम संस्कृति थी वो भी चाहते थे कि उसका भी प्रसार हो, यानी मुस्लिम संस्कृति को लोग फॉलो करें। चौथा है भारतीयों को मुस्लिम शासकों के प्रति वफादार बनाना, यानी वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो जो मुस्लिम शासक है उसके प्रति वफादार बने, क्योंकि देखिए ये शिक्षा से ही संभव था। वो लोग चाहते थे उनकी शिक्षा में ऐसा हो कि हमेशा ये चीज़ें बताई जाएं कि मुस्लिम राजा अच्छे होते हैं, मुस्लिम शासक अच्छे हैं, वो हमारे देश में अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, हमारे देश को बढ़ा रहे हैं, या फिर वो राजा हैं तो राजा की इम्पोर्टेंस बताई जाए कि हमें राजा की इज्जत करनी है और राजा की सारी बात माननी चाहिए। ये हमारा शिक्षा प्रणाली के अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी रख दी जो कि वो चाहते थे कि जो भारतीय बच्चे हैं या जो भारतीय लोग हैं वो अपने राजा के प्रति, क्योंकि वो मुस्लिम राजा थे तो वो चाहते थे कि मुस्लिम शासक या मुस्लिम राजा जो है उसके प्रति वो लोग वफादार रहें, वो वफादार बनी। अगला यहाँ पे है ज्ञान का प्रसार। वो चाहते थे कि ज्ञान का प्रसार हो, शिक्षा का प्रसार हो। छठा है कला कौशल की प्रगति करना। तो हाँ, आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी कि जो इस्लामिक लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं वो लोग अपनी कला कौशल के लिए ज़्यादा फेमस है। यानी देखिए, देखा जाए तो कढ़ाई बुनाई वगैरह इस तरह की जो शिल्पकारी होती है, मतलब हाथ की कलाकारी की जो भी क्रिएटिविटी इस तरह की होती है उसमें उन लोगों का बहुत शौक भी होता है, वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। तो वो उनकी ये जो कला कौशल की क्षमता थी उसका भी प्रगति करना, उस टाइम की जो शिक्षा थी उसका जो है एक उद्देश्य था। और सातवां है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो जो ये मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन लोग थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे ऐश्वर्य के, मतलब जो सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उस चीज़ के वो लोग बहुत शौकीन थे। मतलब राजा महाराजा तो थे ही, तो उस तरह के उनके शौक भी थे कि हमें ये भी चीज़ें चाहिए, हमें ये भी चीज़ें चाहिए, ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए। तो जो ये सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य थे उसकी प्राप्ति करना भी उस टाइम की शिक्षा के उद्देश्य थे कि हम ये कर लेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा या हमें इन्हीं चीज़ों की सुविधा मिल जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य थे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सबको डिस्कस भी कर दिया कि अगर आपसे ऐसे पूछ देगा कि या मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा के उद्देश्य, दो उद्देश्य बताइए, तो आप दो उद्देश्य लिख के इस तरह से थोड़ा थोड़ा उसमें आप चाहें तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट रहेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताओं की। तो अभी आपने उद्देश्य देख लिया, तो चलिए विशेषताएं भी देख लेते हैं। विशेषताएं या गुण आपसे कुछ भी पूछता है, ठीक है, तो अगर ये आपसे कहता है कि इसके गुण बताइए, तब भी गुण भी यही होगा। गुण या विशेषताएं एक ही चीज़ होंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। गुण पूछेगा तब भी आपको ये लिखना है, विशेषताएं पूछेगा तब भी आपको ये लिखना है। तो क्या क्या विशेषताएं थी उस टाइम की मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत? तो एक तो था निःशुल्क शिक्षा। तो इस्लाम काल के समय, तो पहले तो इतना जान लीजिए कि इस्लाम काल के समय जो शिक्षा होती थी वो कहाँ होती थी? मकतब में और मदरसों में शिक्षा जो है होती थी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था? पहला निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें आप लिखेंगे कि इस्लाम काल के समय मकतबों एवं मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, मतलब उनसे कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती थी, उनको फ्री में जो है शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि उस टाइम का ये उद्देश्य था ना कि हमें अपने इस्लामिक जो चीज़ें हैं उसका, उस धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना है। तो वो लोग चाहते थे कि हम अगर फ्री में पढ़ाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तो इस वजह से जो है शिक्षा जो है उस टाइम की निःशुल्क थी। दूसरा है कला कौशल की प्रगति। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया कि वो लोग जो है इस तरह की चित्रकला हुआ या शिल्पकला हुआ, मतलब कला कौशल में वो लोग ज़्यादा आगे रहते थे और उनका इस उसमें शौक भी होता था। तो उस काल में जो चित्रकला है या मूर्ति कला है, संगीत एवं नृत्य कला, बागवानी इत्यादि कलाएं जितनी तीव्र गति से प्रगति की उतनी किसी और काल में नहीं की। मतलब वो लोग इस चीज़ में पहले तो शौक रखते थे, उन लोगों का इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, बहुत तेज़ी से इसकी प्रगति हुई। और उतनी प्रगति से, जितनी प्रगति से इस साल मतलब इस कालीन मध्यकालीन शिक्षा या मुगलकालीन शिक्षा में हुई, उतना किसी भी समय नहीं हुआ, किसी और काल में नहीं हुआ, चाहे वो बौद्ध काल हो चाहे वो वैदिक काल हो। उस समय इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दिया गया, या उस समय इन सब चीज़ों की प्रगति उतनी तेज नहीं हुई जितने की मध्यकालीन में हुई। क्योंकि मध्यकालीन में होने के पीछे रीजन यही था क्योंकि उन लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा शौक रहता था। तीसरा है शिक्षा का संरक्षण। तो शिक्षा का संरक्षण भी इस काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।
अधिकांश शासकों द्वारा इस युग में अनेक मकतबों एवं मदरसों का निर्माण कराया गया तथा शिक्षा की प्रगति हेतु धन भी खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त शिक्षा को और अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने हेतु शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती थी। मतलब शिक्षा का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और देखा जाए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने शिक्षा का संरक्षण करने के लिए उस समय के जो शासक थे उन्होंने बहुत सारे मकतब बनवाए, बहुत सारे मदरसे का निर्माण करा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वहाँ पे शिक्षा लें और उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो। और साथ ही जो शिक्षा की प्रगति थी उसके लिए उन्होंने पैसे भी खर्च किए, क्योंकि पैसे खर्च करेंगे तभी तो मकतब मदरसे इन लोगों का निर्माण होगा। तो शिक्षा पे उन्होंने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए और साथ ही साथ वो चाहते थे कि बहुत सारे बच्चे आए, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक सुविधा रख दी कि शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी अगर वो आके पढ़ते हैं तो चाहे वो भारत का पहले से रहने वाला बच्चा हो। और वो क्या करता था कि वो चाहता था कि भाई उसे छात्रवृत्ति मिले, जिसकी वजह से वो स्कूल आने लगा, यानी मकतब मदरसे में आने लगा। उस टाइम के स्कूल मकतब मदरसे हुआ करते, तो वो वहाँ पे आके जो है शिक्षा लेने लगा। तो छात्रवृत्ति की सुविधा, ये सारी सुविधाएं इसीलिए दी गई ताकि उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो, उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। चौथा है दंड व्यवस्था। तो उस काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। गलती या शैतानी करने पर शिक्षार्थी को लातों एवं घूसों से मारा जाता था। इसी तरह के अन्य शारीरिक दंडों का प्रावधान था। लेकिन ठीक है, लेकिन दंड व्यवस्था में आप विशेषता क्या देखेंगे कि जो सुयोग्य छात्रों को सम्मानपूर्वक पुरस्कृत भी किया जाता था। मतलब जो गलत करते थे या शैतानी करते थे उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल का वो होता था, दंड व्यवस्था थी, क्योंकि शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था उन्हें, लातों से घूसों से बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था। लेकिन जो अच्छे छात्र थे, मतलब सुयोग्य छात्र थे, उनको पुरस्कार देने का भी जो सुविधा है उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था में उपलब्ध था। तो यहाँ तक तो आप अच्छी तरह से विशेषताएं समझ चुके होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी। अब हम पांचवा देखते हैं, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था। तो स्त्री शिक्षा की व्यवस्था में आप क्या लिखेंगे कि इस काल में स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व भले ही न प्रदान किया गया हो, पर पूरी तरह से विरोध भी नहीं किया गया। इस समय एक निर्धारित आयु तक शिक्षा अर्जित करने की व्यवस्था थी। उसके पश्चात बालिकाओं की शिक्षा समाप्त कर दी जाती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां घर पर ही शिक्षा प्राप्त करती थी। मतलब शिक्षा व्यवस्था को, स्त्री शिक्षा व्यवस्था को लेके आप इसमें कह सकते हैं कि ऐसा था कि उन्हें पूरी तरह से रोका नहीं गया था कि नहीं जो स्त्रियां हैं उनको शिक्षा ही नहीं लेनी है, रोका नहीं गया था, लेकिन कम था। मतलब उनका जो समर्थन था वो भी कम था। उन्हें केवल पहले तो ये कि उनको जो है एक निर्धारित आयु तक ही शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था थी कि इतने साल तक ही स्त्रियां जो है, यानी जो बच्चियां हैं वो शिक्षा ले सकेंगी। उसके बाद जो है वो शिक्षा नहीं ले सकती हैं। और जो बड़े घरों की, जो धनी धाकड़ घर की थी लड़कियां, वो लोग घर पे ही जो है शिक्षा प्राप्त करती थी। बात करते हैं सैनिक शिक्षा की। तो युद्ध प्रेमी होने के कारण, क्योंकि मुगल काल में देखिए कितनी लड़ाइयाँ हुई, तो वो लोग युद्ध प्रेमी थे, वो लोग क्योंकि लड़ाई वगैरह करते रहते थे, तो युद्ध प्रेमी होने के कारण मुस्लिम शासकों ने सैनिक शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया। इसमें शिक्षार्थियों को तलवार चलाना, तीर कमान का प्रयोग, घोड़े पर चढ़ना, शत्रु की घेराबंदी एवं धोखा देना, सैन्य संचालन, किला घेरना इत्यादि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देखें तो ये लड़ाई में ही यूज होती थी। मतलब ये लड़ाई के ही या युद्ध के ही भाग थे, जिसमें तलवार चलाना हो गया, तीर कमान यानी धनुष बाण चलाना हो गया, घोड़े, क्योंकि घोड़े का प्रयोग भी लड़ाई में होता था, तो घोड़े पर किस तरह चढ़ना है इसकी शिक्षा, और किस तरीके से शत्रु जो है उनकी घेराबंदी करना है, उनको किस तरीके से चकमा देना है या धोखा देना है, या सेना का किस तरह से संचालन करना है, ठीक है, वो सैन्य संचालन हो गया। और कोई किला है तो किस किला को किस तरीके से घेरना है, इन सभी चीज़ों की जो है शिक्षा जो है उस समय की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत दी जाती थी। बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इस काल में मुस्लिम शासकों ने ललित कला, हस्तकला तथा वास्तुकला जैसी व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया, ताकि इनके शिक्षा प्राप्त करके शिक्षार्थी अपना जीविकोपार्जन कर सके, साथ ही साथ अपनी कलाओं का भी विकास कर सके। क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों में बहुत आगे थे, तो वो चाहते थे कि इसका विकास हो, तो इन कलाओं का विकास हो, तो इसका विकास होगा। और इसके विकास के साथ साथ ही वो लोग अपना जो है इस चीज़ों का प्रयोग करके अपना जीविकोपार्जन भी कर सकते थे। तो इसलिए जो है व्यावसायिक शिक्षा को भी काफ़ी प्रोत्साहन उस समय की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मिला। तो ये भी एक अच्छी विशेषता थी। अच्छा, शिक्षा का माध्यम क्या था? तो शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा था। मतलब वो लोग हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते थे। और उसके अलावा जब लोग उच्च स्तर की पढ़ाई की बात करें या उच्च स्तर की शिक्षा की बात करें तो उस समय फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा था।
अगर हम बात करें शिक्षण विधि की, तो शिक्षण विधि में आप लिखेंगे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी तथा पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था। शिक्षक भाषण विधि का प्रयोग करते थे, मतलब जो पढ़ाने की शिक्षण विधि थी, जो शिक्षा की शिक्षण विधि थी वो मौखिक थी, यानी मौखिक रूप से बच्चों को जो है सब कुछ समझाया जाता था, उन्हें याद कराया जाता था। क्योंकि चाहे फारसी भाषा में या इस तरह की भाषाओं में, अरबी भाषा में आप चीज़ों को केवल बोल के बताते थे और बच्चे से चाहते थे कि बच्चा उस चीज़ को केवल रट ले, याद कर ले, और ज़्यादातर भाषण विधि का ही प्रयोग होता था। शिक्षा संस्थाओं की बात करें तो मुस्लिम शासन के समय शिक्षा मकतब तथा मदरसों में दी जाती थी। सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को मकतब भेजा जाता था। यहाँ प्रवेश से पहले बिस्मिल्लाह नामक रस्म में अदा की जाती थी। मकतब शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है लिखना। यहाँ अक्षर ज्ञान, पैगंबरों के संदेशों, उच्चारण एवं धार्मिक ग्रंथ से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इसमें से आपसे कहीं से भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मकतब शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, या जो है मकतब शब्द की उत्पत्ति चीज शब्द से हुई है, उसका अर्थ क्या है। और या ये पूछ सकता है कि जो बच्चे थे उसको सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए कहाँ भेजा जाता था। तो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे छोटा सा भी बन सकता था। बिस्मिल्लाह नामक जो रस्म है, संस्कार है, बिस्मिल्लाह संस्कार जिसे हम कहते हैं, उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 11वां पॉइंट आपका वही है, बिस्मिल्लाह रस्म या संस्कार। तो उसको मैं अलग से एक हेडिंग करके यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है। शिक्षा संस्थाओं में हमने बस इतना जानना है कि जो शिक्षा था उस समय वो कहाँ होता था, मकतब और मदरसों में होता था। जो बच्चा था उसकी प्रारंभिक जो शिक्षा होती थी, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती थी वो कहाँ होती थी, वो मकतब में होती थी। यानी बच्चों को मकतब में भेजा जाता था प्रारंभिक शिक्षा लेने के लिए, और वहाँ पे प्रवेश से पहले बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। और ये बिस्मिल्लाह संस्कार अभी आपको मैं बताऊंगी। और उसके अलावा मकतब शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, वो अरबी भाषा में कुतुब शब्द से हुई है, और उसका अर्थ होता है लिखना। और यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर यानी मकतब में अक्षर ज्ञान कराया जाता था, पैगंबर के जो संदेश होते थे उसका ज्ञान कराया जाता था, उच्चारण और जो धार्मिक ग्रंथ से संबंधित जो चीज़ें थी उसकी शिक्षा दी जाती थी मकतब में। यानी प्रारंभिक स्तर पर ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी। अब हमारा आता है 11वां, बिस्मिल्लाह रस्म या संस्कार। तो मुसलमान की शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म के बाद प्रारंभ होती थी। यानी जो बच्चे जाते थे मकतब में पढ़ने, वो सबसे पहले क्या होता था, उनका बिस्मिल्लाह रस्म होता था, यानी बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु का होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपसे पूछता है कि बिस्मिल्लाह संस्कार बालक के किस वर्ष में होता है, बच्चे के किस वर्ष में ये संस्कार होता है। तो वो होता है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर ये बिस्मिल्लाह रस्म होता था। और तब उसे किसी मुल्ला अथवा मौलवी के सामने ले जाया जाता था। यानी बच्चे को किसी मुल्ला या मौलवी के सामने ले जाया जाता था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर। बालक संबंधियों के सामने कुरान की कुछ आयतों का पाठ करके अथवा बिस्मिल्लाह का उच्चारण कर अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। यानी शिक्षा प्रारंभ करने के पहले क्या होता था कि बच्चे को जो है अपने जो संबंधी हैं उनके सामने कुरान की या तो कुछ आयतें पढ़नी होती थी, या वो बिस्मिल्लाह जो शब्द है उसका उच्चारण भी करके अपनी शिक्षा जो है प्रारंभ करते थे। धनी तथा संपन्न जो व्यक्ति थे, मौलवी साहब को अपने घर पर ही बुलाकर बालकों की बिस्मिल्लाह रस्म अदा कर देते थे। यानी अगर जो कुछ लोग चाहते थे कि जो धनी धाकड़ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग थे, वो चाहते थे कि भाई उन्हें बच्चे को कहीं भेजना ना पड़े, मतलब कहीं जाकर ये शुरुआत ना करना पड़े, तो वो लोग मौलवी को घर पे ही बुला लेते थे कि वो घर पे ही अपना जो बिस्मिल्लाह रस्म है उसको अदा कर ले। तो ये होता था उस समय का बिस्मिल्लाह रस्म या संस्कार, जो कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा शुरू करते ही ये संस्कार मतलब फॉलो करना पड़ता था। इस संस्कार के बाद उसकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो शुरू हो जाती थी। कब होती थी, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के दोष की, यानी क्या क्या कमियां थी। तो पढ़ने के बाद आपको ऊपर आइडिया लग गया होगा कि कहाँ कहाँ पर कमियां थी। एक तो पहला कमी यह है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म का और संस्कृति का प्रचार करना। यानी उनका ये मुख्य उद्देश्य था कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार करे, इस्लाम संस्कृति का प्रचार करे। मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इस चीज़ पर ध्यान नहीं था, केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने पे था। तो ये एक दोष है। दूसरा है हिंदू शिक्षा पद्धति पर आघात, पुस्तकालयों को जलाना, विद्यालयों को ध्वस्त करना। तो एक तो हमारा जो देश था वो हिंदू प्रधान देश था। तो यहाँ पर जब मुगल लोग आए या मुस्लिम लोग आए, तो उनका ये था कि वो चाहते थे कि इस्लाम धर्म ही आगे बढ़े, तो जिसकी वजह से वो हमेशा जो हिंदू शिक्षा पद्धति थी उस पर वो लोग
हमला करते रह गए, मतलब उसको हमेशा आघात पहुंचाते रह गए। जैसे वो पुस्तकालयों को जलाने लगे, विद्यालयों को ध्वस्त करने लगे, मतलब विद्यालयों को गिराने लगे, मिटाने लगे। तो सबसे बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी थी, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उसको जला दिया गया, क्योंकि वो विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय वहाँ पे उपलब्ध थी। तो उसको जला दिया गया, और वो मुगल कालीन समय में ही ये चीज़ें की गई थी, मुस्लिम शासक द्वारा ही की गई थी। तो ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तीसरा है आर्थिक सहायता में पक्षपात, यानी वो लोग जो है आर्थिक सहायता में भी पक्षपात करते थे। यानी वो लोग इस्लामिक जो मकतब या मदरसे थे उसके लिए वो लोग पैसे देते थे, लेकिन हिंदू शिक्षा पद्धति आगे बढ़े या हिंदू जो विद्यालय थे उसके लिए वो लोग किसी भी तरह की सहायता नहीं देते थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि हिंदू शिक्षा पद्धति जो है आगे बढ़े। चौथा है जन समान की शिक्षा का भाव, यानी वहाँ पर जन समान की मतलब सभी तो बच्चों तक जो है शिक्षा नहीं पहुँच पा रही थी, मतलब हर बच्चा जो है शिक्षा नहीं ले पा रहा था पैसे की वजह से, या फिर जो भी आप कह लीजिए। तो जन समान तक शिक्षा का अभाव था, और कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम जो शिक्षा पद्धति थी उसमें भी डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिली थी कि हर व्यक्ति तक शिक्षा जो है वो नहीं पहुँच पा रही थी। और पांचवा है रटने पर अधिक बल, यानी आपने ऊपर देखा कि शिक्षक जो है सब कुछ भाषण विधि द्वारा जो है अपनी बातों को रखता था, और बच्चों को था कि उन्हें बच्चों को रटवाया जाता था, तो रटने पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता था, तो ये भी गलत है। छठा है स्त्री शिक्षा की अवहेलना, भले स्त्रियों का विरोध नहीं था लेकिन उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी तो नहीं थी, मतलब एक एज के बाद उनकी शिक्षा रोक दी जाती थी, तो उसकी भी वो भी एक दोष है। सतवां यहाँ पर है अरबी फारसी भाषाओं की बहुलता, क्योंकि वो लोग अपनी अरबी और फारसी भाषाओं में ही अपनी शिक्षा पद्धति रखते थे, और हमारा जो देश है वो हिंदू प्रधान देश था, तो यहाँ पर जो है इस तरह की जो भाषा थी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, हम लोग इस भाषा को जानते भी नहीं थे, मतलब उस टाइम के जो लोग थे वो इस भाषा को जानते भी नहीं थे। तो अरबी फारसी भाषाओं की बहुलता थी, जिसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह गए थे। आठवां है कठोर शिक्षा दंड या कठोर शारीरिक दंड, तो ये भी आपने ऊपर देखा था कि कितना शारीरिक रूप से कितना उनको जो है प्रताड़ित किया जाता था अगर गलती या शैतानी करते थे, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियां शैतानी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतनी कठोर शारीरिक दंड की उनको लातों से घूसों से मारा जाए, तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मुस्लिम कालीन शिक्षा के दोष थे। तो यहाँ पे मैंने कुल 8 दोष आपको बताए, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम शिक्षा संस्थानों के प्रकार देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि मुस्लिम काल में अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थी, यानी बच्चे कहाँ कहाँ पर पढ़ने जाते थे, तो इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। मकतब मदरसे आपने देख ही लिए थे, तो पहला मकतब है, दूसरा मदरसे हैं, फिर खानकाहें हैं, फिर कुरान स्कूल है, फारसी के स्कूल हैं, फिर फारसी व कुरान के स्कूल हैं, अरबी के स्कूल हैं, दरगाहें हैं। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान, तो इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन मुझे लगा कि सारा टॉपिक अगर कवर किया जा रहा है तो इसको भी आपको बता दें कि ये शिक्षा संस्थाएं थी, क्योंकि क्वेश्चन कब कहाँ से क्या पूछ दे आप कुछ भी गारंटी नहीं ले सकते, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा। अगर पसंद आएगी तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो डीलेट कर रहे हैं, ताकि और लोग भी चैनल पर जुड़ सकें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।